हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जीआई ट्रैक्ट की पैथोलॉजी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ईसोफेजियल पैथोलॉजीज। सो ईसोफेजियल पैथोलॉजीज में सबसे पहला टॉपिक जो आता है इट इज़ द गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम जर्ड भी बोलते हैं, डेट इज़ द GERD. So gastroesophageal reflux disease commonly presents as the heartburn and regurgitation. It is associated with dysphagia. It can also present as chronic cough and hoarseness due to laryngopharyngeal spasm. It is associated with asthma and due to transient decreases in the LES tone. So what do we mean by the gastroesophageal reflux disease? इस डेट हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था जब हम एचलाजिया पढ़ते थे, तो उसमें पढ़ा था कि ईसोफिगस के बाद we have the stomach, and here at the junction of the esophagus and stomach we have a sphincter that is known as the lower esophageal sphincter or LES. So this LES normally functions to prevent the reflux of contents of the stomach into the esophagus. लेकिन अगर किसी भी वजह से ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो एबनॉर्मली डायलेटेड होने लग जाए, मतलब कि इसकी जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है वो मेंटेन नहीं हो पाए या फिर इसकी ट्रांजिएंट रिलैक्सेशंस आने लग जाएं अंडर पैथोलॉजिक कंडीशंस ड्यू टू एनी रीज़न, तो इट विल कोज कि यहाँ पे जो HCl है, ये HCl क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो जो HCl जो है यहाँ से रिकर्चुटेट होकर ईसोफिगस में आएगा। तो जो स्टमक का म्यूकोज़ा है वो तो कंप्लाइंट है इस HCl के लिए, मतलब कि वो इस HCl से प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्टमक को। लेकिन जो ईसोफिगस का जो म्यूकोज़ा है इट इज़ नॉट एज कंप्लाइंट एज स्टमक, और यहाँ पे HCl अगर रिगर्जिटेट होकर आने लग जाए तो ये ईसोफिगस को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से वी विल हैव द सिम्टम्स ऑफ हार्टबर्न एंड डिस्फेजिया, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ईटिंग फूड, एंड हार्टबर्न इज़ द burning sensation in the epigastric region in the lower chest region. It can also present as chronic cough. The reason being यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स पास हो रही होती हैं. One of the nerves of that is the recurrent laryngeal nerve and many other branches of the vagus nerve that will cause laryngopharyngeal spasm, क्योंकि यहाँ से फूड रिकर्क्यूटेट होके वो अपना ट्रेकिया को भी डिसरेगुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से स्पाज्म होने लग जाए और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग के सिम्टम्स आने लग जाए। It is associated with asthma and transient decreases in the lower esophageal sphincter ketone. Then moving on we have eosinophilic esophagitis. So as the name suggests, eosinophilic मतलब के presence of eosinophils, अगर बहुत सारे eosinophils esophagus में किसी वजह से जमा होने लग जाए, मतलब कि there is infiltration of eosinophils in the esophagus, such as in allergic conditions और atopic patients, मतलब कि वो patients जो predisposed होते हैं genetically to allergic conditions, तो ऐसी conditions में eosinophils जो हैं वो esophagus में ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाते हैं और वहाँ पे वो डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स करवाने लग जाएंगे, एंड वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आने लग जाएगी, यहाँ पे डिफरेंट जो है ईसोफेजाइटिस के सिम्टम्स डेवलप होने लग जाएंगे। सो द साइंस एंड सिम्टम्स विल बी डिस्फेजिया एंड फूड इन्फेक्शन। वहाँ पे ईसोफेजियल रिंग्स एंड लीनियर फरोज भी डेवलप होने लग जाएंगे, जो कि हमें एंडोस्कोपी में मिलेंगे। सो ईसोफेजियल रिंग्स एंड लीनियर फरोज से मुराद ये है कि यहाँ पे अगर ईसोफिगस है, सो देयर विल बी रिंग्स इन द ईसोफिगस जो कि ब्लॉकेज करेंगे, मतलब खाने की डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करेंगे इन स्वेलोइंग। एंड लीनियर फरोज से मुराद ये है कि ईसोफिगस में यहाँ पे देयर विल बी अल्सरेशन टाइप लीजन्स डेट विल बी प्रेजेंट ऑन द इनसाइड म्यूकोजा ऑफ द ईसोफिगस। Then you have esophagitis, as the name suggests, itis मतलब कि infection. So esophagitis is basically an infection or inflammation of the esophagus that is associated with many conditions, most common being the acid reflux, जैसे कि हमने जर्ड में पढ़ा था कि यहाँ से जो खाना है वो रिफ्लेक्स होकर वापसी आने लग जाए तो वो esophagitis करवा सकता है। Other causes include infections such as candida infection in the immunocompromised individuals and HSV, that is the herpes simplex virus that causes punched out ulcers, and cytomegalovirus that causes the linear ulcers. उसके अलावा कोई एसिडिक इंजेक्शन हो जाए या फिर कॉस्टिक इंजेक्शन हो जाए सच एज ब्लीच, केरोसिन एट्सेट्रा। एंड लास्ट में वी हैव पिल इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस, मतलब कि अगर कोई गोली ऐसी हो, कोई ड्रग या कोई दवाई ऐसी हो जो कि ईसोफिगस में जाके वहाँ पे स्टमक में पास नहीं हो और वो वहीं पे स्टोर होने लग जाए, वहाँ पे उसके टॉक्सिक कंटेंट से रिलीज होने लग जाए, तो फिर वो ईसोफेजाइटिस करवा सकते हैं। द मोस्ट कॉमन ड्रग्स दैट आर एसोसिएटेड विद ईसोफेजाइटिस सच एज बिस्फोस्फोनेट्स, टेट्रासाइक्लिन, एनसेड्स, आयरन एंड पोटेशियम क्लोराइड।
देन वी हैव इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमने पढ़ा कि इट इज़ कैन बी ड्यू टू पौष्टिक इंजेशन, इट कैन बी ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स एंड इट कैन बी ड्यू टू इसोफेजाइटिस. Then you have the Plummer-Vinson syndrome. So Plummer-Vinson syndrome is basically triad of dysphagia मतलब कि डिफिकल्टी स्वेलिंग, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया एंड इसोफेजियल वेव्स. तो हमें 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं प्लमर-विंसन सिंड्रोम में. एंड इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, क्योंकि यहाँ पे इसोफेजियल वेव्स डेवलप्ड हैं, यहाँ पे डिस्फेजिया हो रहा है. सो these conditions will predispose to squamous cell carcinoma of the esophagus. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि esophagus के दो कैंसर्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, that is the squamous and the adenocarcinoma. So Plummer-Vinson syndrome predispose to the squamous cell carcinoma. Then moving on, we have the Mallory-Weiss syndrome. So Mallory-Weiss syndrome is basically partial thickness longitudinal lacerations of the gastroesophageal junction that is confined to the mucosa and submucosa, and it is due to severe vomiting. So what happens is basically यहाँ पे जब gastric esophagus है उसके बाद stomach है, तो अगर यहाँ पे lacerations होने लग जाए, lacerations मतलब कि tears होने लग जाएं within the mucosa and submucosa, that is the internal side of the esophagus. So that condition is known as the Mallory-Weiss syndrome and it is mostly due to severe vomiting. अगर बहुत ज़्यादा forceful vomiting कोई पर्सन जो है वो डेवलप कर लेता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो यहाँ पे म्यूकोजा जो है वो उसकी डिस्टर्बेंस होने स्टार्ट लग जाती है. सो डेट डिस्टर्बेंस इज नोन एज द Mallory-Weiss syndrome. इट ऑफन प्रेजेंट विथ हेमाटोमेसिस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स मौजूद होती हैं, तो जब भी इसोफेगस के म्यूकोजा में रप्चर आएगा तो वहाँ पे ब्लड जो है वो अलॉन्ग विथ वोमिटिंग आने लग जाएगा. डेट कंडीशन इज नोन एज द हेमाटोमेसिस. उसके अलावा एब्डोमिनल एंड बैक पेन भी हो सकते हैं. इट इज़ यूजली फाउंड इन पेशेंट्स विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर एंड बुलिमिया नर्वोजा, क्योंकि इनमें वोमिटिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है. देन वी हैव esophageal varices. So esophageal varices are basically dilated submucosal veins in the lower 1/3 of the esophagus that is secondary to the portal hypertension. What do we mean by that? कि हमें we know that there is a communication between the portal vein and the systemic vein. So portal vein carries the blood supply from the liver to the inferior vena cava, and systemic circulation is basically the blood supply of the body. So ये portal vein and systemic vein चार जगह पे communications बनाती हैं. One of them is the esophageal junction, मतलब कि यहाँ पर that is the junction of the esophagus and the stomach. तो यहाँ पे नॉर्मली कुछ veins होती हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं and they are not dilated. लेकिन अगर पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होने लग जाए, यानी कि नीचे जो लिवर है उसका पैसेज जो है वो वीनस सप्लाई का ब्लॉक हो जाए, तो ये ब्लड जो है बाईपास होकर यहाँ पे आने लग जाएगा. डेट विल प्रेजेंट एज द पॉपिंग अप ऑफ द वीन्स डेट आर प्रेजेंट हेयर, मतलब कि वो नॉर्मली जो फ्लैसिड वीन्स थी वो डायलेट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा उनमें इनगोचमेंट होने लग जाएगी. तो जब इनगोचमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो दे आर एट द रिस्क ऑफ रप्चरिंग. डेट कंडीशन इज नोन एज द esophageal varices and it is associated with portal hypertension as I have explained to you. इट इज़ कॉमन इन पेशेंट्स विद सिरोसिस, क्योंकि सिरोसिस में पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होने का खतरा ज़्यादा होता है. एंड अगर ये इसोफेजियल वेरिसेस रप्चर हो जाए तो यहाँ से मैसिव ब्लीडिंग होने लग जाएगी. डेट ब्लीडिंग विल बी प्रेजेंट इन दी वॉमिटिंग एंड डेट कंडीशन इज नोन एज दी हेमाटोमेसिस. देन वी हैव डिस्टल इसोफेजियल स्पैज्म. सो स्पैज्म इज बेसिकली condition where muscles have abnormal contraction. तो normally diffuse esophageal distal esophageal spasm को diffuse esophageal spasm बोलते हैं. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो esophagus है उसका internal muscles पूरे contract होने लग जाते हैं and they produce an spastic condition. So it is spontaneous and the movements are non-peristaltic, that are the uncoordinated movement और uncoordinated contractions of the esophagus. इसमें LES का जो प्रेशर है वो नॉर्मल होता है एज कम्पेयर टू H लार्जिया जिसमें LES का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है. डिस्टल इसोफेजियल स्पैज्म में LES का प्रेशर नॉर्मल होता है और ऊपर का जो इसोफेगस है उसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. इट प्रेजेंट्स विद डिस्फेजिया, मतलब कि डिफिकल्टी इन swallowing फूड एंड वाटर एंड angina like chest pain. Barium swallow will reveal corkscrew esophagus as compared to the achalasia जिसमें we found bird beak appearance, and यहाँ पे manometry is again the diagnostic test of choice. Treatment include nitrates and calcium channel blockers as they are known to decrease the muscle spasm. Then we have scleroderma and esophageal involvement.
सो व्हाट हैपेंस इन स्क्लेरोडर्मा, इट इज़ बेसिकली एन ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसमें स्मूथ मसल्स की एट्रोफी होने लग जाती है। तो अगर किसी भी वजह से इसोफिगस के मतलब कि स्क्लेरोडर्मा की वजह से अगर इसोफिगस के जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी होने लग जाए तो वहाँ पे जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड इसोफिजियल की जो मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कि डिक्रीज्ड एलियस प्रेशर एंड डिस्टल इसोफिजियल मोटिलिटी। सो देयर विल बी एसिड रिफ्लक्स एंड डिस्फेजिया, क्योंकि यहाँ पे एलियस मेंटेन करने के लिए नहीं है प्रेजेंट, तो फूड जो है और HCl जो है वो यहाँ से रिगर्जिटेट होकर इसोफिगस में आ जाएगा and this will result in again symptoms such as structure, Barrett esophagus and aspiration, and it is a part of CREST syndrome। तो CREST syndrome, Barrett esophagus हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। The last topic is the esophageal perforation. So esophageal perforation is basically a rupture of the esophagus. Most of the times it is iatrogenic, मतलब कि कोई instrumental procedure such as endoscopy हो गई हमारे पास या फिर कोई ऑपरेशन हो गया, तो इस कंडीशन में esophageal perforation is the most common। However non iatrogenic causes भी होते हैं such as कि foreign body ingestion हो गई, trauma हो गया, malignancy हो गई, या फिर किसी वजह से esophagus जो है वो weak हो जाए तो वो rupture होने के उसके chances ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस कंडीशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि इसोफिजियल रप्चर हो जाएगा मत तो यहाँ पे एक पैसेज जो बन जाएगा बिटवीन द ट्रेकिया, तो वहाँ से एयर लीक होकर यहाँ पे आ सकती है, यहाँ का फूड जो है वहाँ पे लीक हो सकता है। तो पर्सन कैन डेवलप न्यूमोमीडियास्टाइनम, द पर्सन कैन डेवलप एस्पिरेशन सिंड्रोम एंड पर्सन कैन डेवलप मीडियास्टेनाइटिस, मतलब कि इन्फेक्शन ऑफ द मीडियास्टाइनम। Then we have the Bohr-Haas syndrome. So Bohr-Haas syndrome is basically transmural rupture of the esophagus। ट्रांसम्यूरल से मुराद क्या होती है कि इसोफिगस की सारी जो लेयर्स हैं वो रप्चर होने लग जाए। तो इस कंडीशन में अगर इसोफिगस पूरा यहाँ से रप्चर हो जाए तो जितना भी कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट और बाकी कंटेंट, वो लीक होके बहुत एक डेडली फैटल कंडीशन प्रोड्यूस करवा देता है, जिसको हम बोहर-हाउस सिंड्रोम बोलते हैं। बोहर-हाउस सिंड्रोम इज मोस्टली एसोसिएटेड विद सीवियर वॉमिटिंग, दैट वाज दी सच एज मेलरी वेस्ट सिंड्रोम। तो बोहर-हाउस सिंड्रोम और मेलरी वेस्ट सिंड्रोम इन दोनों के आपस में काफ़ी एसोसिएशन पाई गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ द इसोफिगस। हम बाकी सेशंस में आगे कुछ इसोफिगस के रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर पैथोलॉजी ऑफ द स्टमक। अगर आपको यहाँ पे कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट। थैंक यू।